हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक फ्रॉम लुवास, या आप कह सकते हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला। जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128 98 120 19 128। जैसे कि अभी श्रृंखला चली हुई है मशरूम फार्म की प्राथमिक आवश्यकताएं। अब इसका अगले भाग में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने आपको बताया कि किस तरह से ज्ञान की आवश्यकता है, दूसरे उसमें बताया किस तरह से पूंजी की आवश्यकता है, तीसरे उसमें बताया किस तरह से ज़मीन का चुनाव करना है और किस तरह से साइट सिलेक्शन करनी है। तो वो थे एसी फार्म के लिए। अब मैं आपको यहाँ स्पेशल, क्योंकि अधिकतर जो मशरूम लगती है वो सीजनल उसमें लगती है और उसके बहुत ज़्यादा क्लाइंटेल है और काफ़ी किसान उसको लगाते हैं। तो जी हाँ, सीजनल मशरूम फार्म अथवा झोपड़ियों के बने हुए मशरूम फार्मों के लिए आप जगह का चुनाव कैसे करेंगे, उनके लिए क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, तो ये जो पहले भाग में आपको दिखाया गया है वो सारी सावधानियां तो आपने बरतनी ही बरतनी है, लेकिन इसमें कुछ विशेष वो सावधानियां रखनी है। जैसे इसकी दो विधि होती हैं। एक तो आप अपने खेत में कहीं एक जगह आपने मशरूम फार्म बना लिया, तो धीरे धीरे आप देखोगे, जिसको हम ये कहते हैं कि स्थायी विधि फार्म। अब अगर वहाँ पे आपने फार्म बना लिया अपने खेत पे और आपने वहाँ सावधानियाँ नहीं बरती, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे वहाँ पर प्रोडक्शन कम होने लगता है और बीमारियाँ आने लगती हैं। तो वो है स्थायी विधि कि एक ही जगह रखा जाए और उसकी साफ सुथराई का और उसका जो है ना निर्जीवीकरण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ पे आप बना सकते हो। वहाँ पे आप सेमी परमानेंट भी बना सकते हो कि जो आपने सीढ़ियाँ वगैरह गाड़नी है या आपने छप्पर के बांस वगैरह गाड़ने हैं, उनकी जगह आप उसको कर सकते हैं। एंगल आयरन के ले सकते हैं या पाइप के गाड़ सकते हैं, पाइप के लगा सकते हैं, तो वो आपके सेमी परमानेंट फार्म हो जाएंगे। अब दूसरा है, इसमें एक विधि है घुमंतु मशरूम फार्म। जी हाँ, यह विधि कई साल हुए जब मैंने ही दिए थे, यहाँ ये दी थी और मेरी इसके ऊपर खोज है कि घुमा घुमा के आप, मतलब मान लो एक बार आपने पूर्व में लगा रखा है गांव के, तो दूसरी बार आप पश्चिम में लगाए, फिर आप उत्तर में लगाएं, फिर आप दक्षिण में लगाएं, तो आप देखोगे कि एक जगह से दूसरे जगह आपका नंबर आएगा चौथे या तीसरे चौथे पाँचवें साल। तो वहाँ 3 साल में 4 साल में आप देखोगे कि वहाँ जितने आपके बीमारी के कीटाणु थे, जीवाणु थे या फफूंद वहाँ पर रह गई थी, वो सब प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाएगी और वहाँ पे आपके वही अच्छा पैदावार मिलेगी। लेकिन इस विधि को देने का जो मकसद था वो धीरे धीरे फोरफिटेड होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने इसको एक दूसरे को देख के या सुन के बदलने तो लगे, लेकिन कितनी दूरी पर बदलना चाहिए ये नहीं है। फार्मर क्या करते हैं कि जिस खेत में लगाया उस खेत के बराबर में मेंड क्रॉस करी और दूसरी तरफ लगा दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसे आप रोमिंग विधि नहीं कह सकते या घुमंतु विधि नहीं कह सकते। देखिए दोस्तों, जिस तरह से सर्कस आपने देखा होगा कि एक जगह आता है, एक शहर में आ गया, वहाँ पर उसने अपने तंबू लगाए और सर्कस दिखाया, पैसा कमाया, लोगों का मनोरंजन करा और अगले शहर में चला गया, तो अगले शहर में वो काफ़ी दूर जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी कम से कम 7 से 10 किलोमीटर होना चाहिए, नहीं तो 5-7 किलोमीटर तो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि एक खेत से दूसरे खेत में चले जाओ और ऐसी जगह चले जाओ कि यहाँ मैंने तो नहीं लगाया था, दूसरे ने लगाया था, तो इसका कोई वो फायदा नहीं होगा। दूसरा, जब आप 5 से 7 किलोमीटर दूर जाएंगे तो उसमें जाने का एक विशेष तरीका होता है कि आप अपने बांस बल्लियों को, अपने बारदाने को किस तरह से अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, निर्जीवीकृत कर सकते हैं। उनको निर्जीवीकृत करके जब भी आपको दूसरी जगह ले जाना चाहिए और वहाँ पे भी जाकर आपको 2-3 स्प्रे
15 से 21 दिन के अंतराल पे किसी विषय विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि पैर में चोट लगी है और आप पट्टी सिर में बांध रहे हैं, तो इससे कोई फायदा थोड़ी होना है। मान लो बीमारी तो आपके यहाँ जीवाणु की है और आप दवाई डाल रहे हो वहां पे फफूंदी नाशक की, और फफूंदी नाशक की आपकी फफूंदियों की आपकी बीमारी फैली हुई है आपकी उसमें, तो आप दवाई उसमें दूसरी जीवाणुओं की लगा रहे हो। तो ये वो ही करना है जैसे सिर में चोट लगी या पैर में चोट लगी, सिर में पट्टी बांध देना, तो उससे कोई फायदा नहीं। ठीक इसी प्रकार आप ये दवाई छिड़क के ये सोचते हैं आपका हाल वही कबूतर बिल्ली वाला हो जाता है। ओहो मैंने तो दवाई छिड़क दी, भाई बड़ी गंद आ रही थी, मेरा तो सांस घुट गया, उसमें सिवाय आप अपनी नाक का, आंख का, फेफड़ों का नुकसान करने के और आप कोई फायदा नहीं करते। तो मेरा आपको यहाँ पे ये सुझाव है कि आपको हर साल अगर झोंपड़ियों में और सीजनल मशरूम फार्मों पे आपको अच्छी पैदावार लेनी है, तो आपको इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपको उन दवाइयों के स्प्रे का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप कौन कौन सी दवाई छिड़कें, कैसे कैसे छिड़कें। इसके लिए आप मेरे सेंटरों पे भी जा सकते हैं, जैसे खागा सेंटर है, जैसे हमारा बरेली सेंटर है, वहाँ से भी वो हो सकता है। आप यहाँ मेरे पास आएँ, अगर आप ये समझें कि हम आपको सब कुछ फ़ोन पर बता देंगे, तो फ़ोन पे बताना या समझाना यह संभव नहीं है। आपको यहाँ तो वीडियो के द्वारा इतना ही समझाया जा सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप फार्म ले जाएं तो कम से कम 5-7 किलोमीटर की दूरी पे ले जाएं, और ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पहले किसी ने मशरूम फार्म ना लगाया हो या आपने भी ना लगाया हो, वो जगह आपके लिए बिल्कुल नई हो। और दूसरा इसमें सबसे जो जरूरी बात है वो ये कि आप वहाँ से जो बारदाना ले जाएंगे वो विशेष दवाइयों से ट्रीट करके अपने बारदाने को, और विशेष ढंग से आपको दूसरी जगह रखना है। लोगों को तो बांस भी रखना नहीं आता, बांस भी ऐसे रखेंगे, ऐसे बांस नहीं रखे जा सकते, बांसों को ऐसे रखा करो झोंपड़ी नुमा बना के, ताकि इसके अंदर से भी घुस गए, बाहर से भी चारों तरफ से आप जब आपको दवाई छिड़कनी है आप दवाई छिड़क सकते हैं। इस तरह से बांस रखने का मतलब कि ऊपर से बरसात आई, उसमें आप देखते होगे जब आप खोलते हैं तो आपके बांसों में काला रंग पाउडर, आपका हरा पाउडर, पीला पाउडर, मतलब सतरंगी पाउडर आपको देना। सतरंगी वो जो पाउडर है वो फफूंद के वो हैं, स्पोर्स हैं, फफूंद के जो है वो बीजाणु हैं जिनसे आपके यहाँ बीमारी फैलती है। अगर आप इस ढंग से इसको रखें और दूर ले जाएं, पहले या ट्रीट करके ले जाएं जहाँ आपने फार्म उजाड़ा है, और दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे भी आपने 2 या 3 बार दवाई छिड़की है, तो आप देखेंगे जब आप अगले साल के लिए अपने झोंपड़ी बनाना शुरू करेंगे तो वो बांस आपके बिल्कुल सफ़ेद चिट्टे ऐसे निकलेंगे जैसे मेरा ये कुर्ता या मेरी ये सफ़ेद ड्रेस, तो उसमें किसी किस्म के बीमारी नहीं लगेंगे। फिर लगा के और उसके बाद एक बार आप वो कर दें, दवाई छिड़क दें, उसके बाद आप उसमें मशरूम लगाएं, तो आप देखोगे कि जो ये भ्रांति आप में घुसी हुई है कि नहीं पहले साल नए बांस बल्ली होंगे तो आप अच्छा मशरूम उत्पादन लेंगे, दूसरे साल आप उसको उसमें कम हो जाएगा, तीसरे साल और कम हो जाएगा। क्यों? उसमें बीमारियों के जो कीटाणु हैं उनका लोड बढ़ता चला जाता है, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और वो वहाँ बीमारी फैलाने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी खुराक उसको बांस से और ज़मीन से और वहाँ से मिलती है। तो इस खुराक को ख़त्म करने के लिए उनके जो बीजाणु हैं, जो कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, उनको मारने के लिए आपको बांस ट्रीट करके ले जाने पड़ेंगे, बारदाना ट्रीट करके ले जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे भी आपको 15 से 21 दिन में के अंतराल पे आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि आपके बांस, बल्ली, बारदाना आपकी जगह काफ़ी हद तक शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए और एक अच्छी मशरूम लगाने के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे और आप हमारी इस संदर्भ में जो सुविधाएं ले सकते हो तो हमारे दोनों सेंटरों से और या मेरे यहाँ प्रधान कार्यालय नरेला से इसकी सुविधाएं ले सकते हो, आ सकते हो, बात कर सकते हो, मिल सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ठीक है, मैं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, भारतवर्ष की नंबर 1 लैब सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, उसका संपादक एवं संचालक, आपका अपना
डॉक्टर अशोक कुमार। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19 128। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, औरों को भी दिखाइए, औरों से भी ऐड कराइए। जैसे इसके 200 व्यूज़ हो जाएंगे, मैं आपको इसके बाद का अगला वीडियो आपको डाल दूंगा। जी हाँ, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।